हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग एक नया टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें हम डेली आपको 25 से 30 क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं और उसके आंसर को बताने का प्रयास करते हैं और बाकी उसके आसपास से भी क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसको समझाने का प्रयास करते हैं। इसी की प्रक्रिया में दोस्तों पिछले 3 वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को लगभग 80 से 85 क्वेश्चन के आसपास में डिस्कस किया है और आगे की प्रक्रिया जारी है। आज हम लोगों का चौथा वीडियो है। हमें टोटल 500 क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछा गया है हिस्ट्री से रिलेटेड। इसी में आज दोस्तों हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों अगर आप में से कोई व्यक्ति मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास करें। और जो पुराने हैं वो भी अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें ताकि आपका सपोर्ट हमें चैनल के साथ मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो कहा जाता है कि 1830 यानी 30 के दशक में सबसे पहले, दशक का मतलब होता है बाबू 10 साल, तो हम कह रहे हैं 1830 का दशक मतलब 1830 से लेकर 40 के बीच में एक डेट रहा होगा जिसका नाम था 1838। 1838 में जेम्स प्रिस्प ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा, जिसमें एक उपाधि का उल्लेख किया गया था जिसका नाम था देवानप्रिय या प्रियदर्शी। और उस देवानप्रिय या प्रियदर्शी की तुलना अशोक से की गई थी और इससे उसने क्या किया, सफलता उसे मिल गई। अशोक की उपाधि थी देवानप्रिय यानी देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी का मतलब होता है सुंदर मुख वाला यानी दिखने में सुंदर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिस्प ने 1838 ईस्वी में। आगे कह रहा है दोस्तों कि आधुनिक भारतीय शिक्षा पद्धति की आधारशिला रखी गई थी। तो ये हम जब आपको डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे थे तभी हमने कहा था कि 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच आया था जिसके माध्यम से क्या हुआ था, आधारशिला इसकी रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कलकत्ता में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसमें बंगाल नहीं है, सिर्फ दिया गया है द एशियाटिक सोसाइटी, से पूरा होता है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि किस वायसराय ऑफ इंडिया के शासन काल में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की गई थी? तो आपको पता होगा 1931 में दी गई थी और उस समय भारत में वायसराय जो था वो लॉर्ड इरविन था। ठीक है, इरविन समझौता भी हुआ था और उसी के बाद इनको फांसी दी गई थी 1931 में। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विजयनगर का सबसे महानतम शासक कौन था? कृष्णदेवराय। हम सब जानते हैं क्योंकि इसमें हरिहर और ये लोग तो थे नहीं, देवराय द्वितीय भी नहीं था, देवराय प्रथम भी नहीं था। कृष्णदेवराय को सबसे महानतम से शासक माना जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है? तो वेदों में सबसे मूल संगीत का ग्रंथ कौन है? तो हमारा साम वेद है दोस्तों। तो साम वेद में ही दोस्तों क्या कहा गया है? साम वेद में ही सा रे गा मा प द नी सा की चर्चा की गई है जो भारतीय संगीत का मूल मंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? आईने अकबरी जो पुस्तक थी उसका लेखक कौन था दोस्तों? तो अबुल फजल को माना जाता है कि आईने अकबरी जो अकबर के समय में लिखा गया था उसको अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, याद रखना आप लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित गुप्त राजाओं में किसका एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? देवगुप्त यानी जिसे हम कहते हैं देवगुप्त, किसका नाम था एक अन्य नाम? तो इसमें आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आता है। कह रहा है कि गुप्त राजाओं में, गुप्त काल में जैसे चंद्रगुप्त प्रथम था, फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है समुद्रगुप्त जिसे हम लोग भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, और उसी के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आता है जिसकी एक उपाधि और थी जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी पुकारते थे। यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। उसी का एक अन्य नाम क्या था? देवगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है
दोस्तों, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसका एक अन्य नाम था? देवगुप्त, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। आगे कह रहा है कि मौर्य वंश के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मैंने पीछे भी पेपर में एक चर्चा किया था आपको कि स्वर्णबेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है वहीं पर इनकी मृत्यु सलेखना विधि के माध्यम से इसने अपना प्राण त्याग दिया था। क्योंकि आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था इसने जैन धर्म को अपना रखा था। कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म, जिसके गुरु भद्रबाहु थे। ठीक है दोस्तों, ये मैं डिटेल्स आपको बताते चलता हूँ। क्यों? क्योंकि कई बार हम नहीं भी पढ़ते हैं और क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं तो इसमें बहुत सारे चीज़ों को, उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस हो जाता है, तो हमें ध्यान से सुनने से क्या होता है, वो चीज़ें हमें याद हो जाती है। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन हमने दिया और हूबहू दोस्तों अगर हमने इसको रट लिया तो कोई इससे फायदा नहीं है। इसके आगे पीछे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इससे हमें मतलब है कि क्या क्वेश्चन बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया कि मौर्य वंश के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये तो हमने याद कर लिया कि स्वर्णबेलगोला हुई थी जो कर्नाटक में पड़ता है वर्तमान में। अब ये पूछा जाता है कि किस धर्म को मानता था, तो जैन धर्म को मानता था। इसके गुरु कौन थे जी? तो भद्रबाहु थे। कौन से विधि से इसने प्राण त्यागा था? तो सलेखना विधि, जिसको हम लोग काया कलेश विधि के नाम से भी जानते हैं। तो डिस्कशन का मतलब दोस्तों यही होता है कि पूरी चीज़ों से हम डिस्कस करें ताकि उसके आगे पीछे का कोई क्वेश्चन कभी भविष्य में पूछे तो वो भी हमें पता हो जाए। कह रहा है कि जाटों के भरतपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? राजा सूरजमल थे। कौन थे जी? तो सूरजमल। जाटों के भरतपुर राजवंश का संस्थापक सूरजमल था। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए अब दोस्तों यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को क्वेश्चन को लेकर के। कई बार इसको मैं आपको डिटेल्स आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के, कई बार क्या होता है कि एक हड़प्पा स्थल भी था वहाँ पर जिसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हमने आपको पहले भी बता रखा था कि 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी और हम उसी के नाम पर हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो अब क्या है कि हड़प्पा जो स्थल था वो तो रावी नदी के किनारे था, लेकिन पूरी जो सभ्यता जो थी ना, वो सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी के किनारे थी। और सवाल क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, यानी हड़प्पा नामक स्थल जो था वो किस नदी के किनारे था? तो वो था दोस्तों रावी नदी के किनारे। क्लियर हो गया? और कभी पूछा जाए कि पूरी सभ्यता किस नदी के किनारे थी, तो वो सिंधु नदी के किनारे थी। बात खत्म हो गया दोस्तों। अब आ रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अब सवाल क्या पूछ लिया यहाँ पे कि जब हमें आज़ादी मिली उस वक्त भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस वक्त हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, अब कौन यंग इंडिया और हरिजन का संस्थापक था? तो यंग इंडिया और हरिजन का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो वो थे आपके गांधी जी। ठीक है, गांधी जी ने ही यंग इंडिया और हरिजन नामक पुस्तक का विवरण दिया था और निकाला भी था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन का याद रखिए। महात्मा गांधी कह रहा है कि किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? तो उसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के समय में ही सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों सवाल पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 85 के बाद 86 में इन्होंने वो किया था, अध्यक्षता की थी। फिर 87 में अंग्रेज किया था जो जॉर्ज वेलू था। अब अगर फ्रांस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी और इसी फ्रांस की क्रांति का एक नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहीं से हमने अपने संविधान में भी ये तीनों शब्द लिया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात। आगे दोस्तों कह रहा है कि मुसोलिनी किस देश का तानाशाह था? तो इटली का रहने वाला था। मुसोलिनी कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। ये विश्व इतिहास का क्वेश्चन बन रहा है। अगला कह रहा है कि जयपुर के सवाई राजा जय सिंह द्वारा बनवाई गई वेधशालाएं जो जंतर मंतर के नाम से जानी जाती है निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं है?
तो वो दोस्तों नहीं है कहाँ पर, तो इलाहाबाद में नहीं है। ठीक है दोस्तों, कहाँ नहीं है, इलाहाबाद में नहीं है। दिल्ली में भी है, यहाँ पर आपको सीपी के पास में पड़ता है, उज्जैन में भी है और मथुरा में भी है, इलाहाबाद में नहीं पाया गया। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है, तो ननकाना साहिब जो है भारत में नहीं है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में किस स्थल का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया होता था, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या था, काले रंग की चूड़ियां होता था। तो काले रंग की चूड़ियां तो नहीं दिया है, लेकिन कह रहा है काली चूड़ियां, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, कोटदीजी जो था, कोटदीजी हड़प्पा का ही एक जगह था। मोहनजोदड़ो से भी बहुत सारे प्रमाण मिले और चनहुदड़ो क्या था, वहाँ का औद्योगिक नगर था। आगे दोस्तों कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। पहले भी हमने ये चर्चा कर रखा है कि आत्माराम पांडुरंग क्या थे, इसके संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात कर रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। याद रखिए दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बार बार रिपीट होते रहता है। रामचंद्र पांडुरंग उनका वास्तविक नाम था, तात्या टोपे का, जो लक्ष्मीबाई के गुरु भी थे और 1857 की क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों को अंतिम समय तक हाथ नहीं लगे थे, उनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे पैसे भी इनाम लगे थे। बाद में एक व्यक्ति जो था ग्वालियर का, उसने धोखे से इन्हें बता दिया और अंग्रेज इनको पकड़ करके मार दिए। ठीक दोस्तों, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए कई सही कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, लेकिन याद रहा है कन्नौज, तो ये गलत हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिए प्रथम बौद्ध संगति जब हुई थी तो वहाँ का राजा उस समय अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में, वहाँ का राजा कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कन्नौज दिया है गलत है, पाटलिपुत्र में हुई थी, वहाँ का राजा अशोक था। और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिसका राजा कनिष्क था। ठीक है दोस्तों, आगे आता है कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों स्थित ये लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा उड़ीसा में। आगे पूछ रहा है क्वेश्चन कि आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था, घोड़ा, क्योंकि घोड़े से आए थे लोग वैदिक काल में, और इनका प्रिय पशु घोड़ा था। वैसे गाय भी थी, लेकिन प्रथम स्थान घोड़े का आता है। महात्मा बुद्ध द्वारा शरीर त्यागने की घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण के नाम से जानता है। क्या कहते हैं दोस्तों इस प्रक्रिया को, हम लोग इस प्रक्रिया को दोस्तों महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या है कि चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें। एक, शरीर त्यागने की प्रक्रिया को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध ने पहली बार जब उपदेश दिया था सारनाथ में, तो उस उपदेश को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया। सलेखना जो विधि दिया हुआ, ये तो सलेखना विधि शरीर त्यागने की एक विधि है, यहाँ पर भी वो हमें जैन धर्म में है। और जैन धर्म में जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे हम लोग कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे बौद्ध धर्म में अगर ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे निर्वाण कहा जाता है, उसी प्रकार जैन धर्म में जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे कैवल्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म में जब व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, और जैन धर्म में जब व्यक्ति शरीर त्यागता है उस विधि को सलेखना कहते हैं। बौद्ध धर्म में जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी को उपदेश देता है तो उससे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। दोस्तों ये मतलब होता है क्वेश्चन डिस्कस करने का, चारों का आंसर अलग अलग चीज़ों से जुड़ा हुआ है, बता देना चाहिए। अब कह रहा है कि ऋग वैदिक काल की नदी पुरुषणी का आधुनिक नाम क्या है, तो राबी नदी को हम लोग पुरुषणी नदी कहते हैं। ठीक है ना, ब्यास नदी को विपाशा भी कहते थे, उसमें विपाशा को संस्कृत में ब्यास कहते हैं, सतलुज को सतुद्री कहते थे। ठीक है दोस्तों, आप कह रहा है कि हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के किस शासक ने पराजित किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला कह रहा है किस घटना के दौरान बास्तिल दुर्ग तोड़ा गया था, तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्तिल का दुर्ग तोड़ दिया गया था। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कहाँ है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से है। दास कैपिटल पुस्तक रचयिता कौन था, कार्ल मार्क्स था। दास कैपिटल ये भी वर्ल्ड का क्वेश्चन है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, दादा भाई नौरोजी। कौन थे जी, दादा भाई नौरोजी थे। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे, तो वही थे रविंद्रनाथ
टैगोर को हम क्या कहते हैं, गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। ये घटना कब की है, ये घटना 1965 की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। और एक तरफ हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे यहाँ 65 में 66 में अकाल भी पड़ा हुआ था, तो अकाल से भी हम जूझ रहे थे। तभी हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जवानों को प्रोत्साहित करने के लिए जय जवान और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जय किसान का नारा दिया था। और इसी में आगे चल करके अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था, एक और शब्द जोड़ दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान को उन्होंने जोड़ा था। दोस्तों याद रखना, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा हमारा अटल बिहारी वाजपेयी का था। ये दोस्तों, तो आज हम लोग दोस्तों लगभग 30 क्वेश्चन आज भी हमने डिस्कस किया। 30 क्वेश्चन शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आप इसे याद करते चलिए या नोट डाउन करते करिए, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। हमारे सभी को पता है मेंटर स्टडी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। निश्चित तौर पे दोस्तों आपको ये प्रश्न और उत्तर का सिलसिला अच्छा लग रहा होगा, और इसी के साथ हम लोग आगे आज तो हम लोगों ने लगभग 116 क्वेश्चन हमने कर लिया। आगे की जो प्रक्रिया वो कल की बात में करेंगे। इसी के साथ ही हम वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।